नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। शैलेंद्र ने बहुत पहले एक फिल्म के लिए गीत में लिखा था, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बहुत से लोग बुढ़ापे को यानी वृद्धावस्था को मौत का प्रतीक्षालय समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि अब तो जिंदगी का सब काम हो गया, अब तो सिर्फ इंतजार है। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। वृद्धावस्था अगर सही मायनों में कही जाए तो यादों और अनुभव का एक ऐसा खजाना इनके पास होता है जिससे आने वाली नस्लों का मार्ग रोशन भी होता है और प्रशस्त भी। वृद्धावस्था सिर्फ कोई बीमारी या कोई ऐसी गंभीर अवस्था नहीं है जिसकी वजह से लोग परेशान हों, लेकिन बदलते मौसम की जटिलताएं सचमुच बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान करती हैं। जी हाँ, सर्दियों के मौसम का इंतज़ार लगभग हम सभी को रहता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं कि यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जो बढ़ती उम्र के लोग होते हैं, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक चिंता भी होती है और प्रश्न होता है कि ये जाड़े का मौसम कैसे कटेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे ही सर्दियाँ विकट होने लगती हैं, सबको ये लगता है कि आखिर इसका सामना कैसे किया जाए। बुजुर्ग रज़ाई से बाहर निकलना नहीं चाहते और अगर वो अपना ख्याल न रखें तो कई तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं भी होने लगती हैं, क्योंकि इस उम्र तक आते आते बहुत से लोगों में स्वास्थ्य की और दूसरी परेशानियां आ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन या दिनचर्या कहें तो वो काफ़ी कठिन होने लगता है। बहुत सी बातें इस मामले को लेकर बुजुर्गों के पास अनुभव के तौर पर भी होती हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत हमेशा रहती है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जीवन शैली में बदलाव भी होता है। शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है, खान पान बदल जाता है, तो वहीं ऐसा भी लगता है कि ठंड से बचाव कैसे किया जाए। इसलिए बहुत ज़रूरत होती है विशेष ध्यान देने की। ऐसे लोग जो वृद्ध हैं और साथ में अगर उन्हें कोई बीमारी है, तो ये जो संभावना है किसी बीमारी से ग्रस्त होने की या समस्या उत्पन्न होने की, ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं कि सर्दियों का मौसम किस तरह से प्रभावित करता है हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य को और कौन सी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मौसम में अचानक बदलाव नजर आया है। ठंडी हवा और शीतलहर से सभी के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बढ़ती उम्र के लोग या ऐसे लोग जिन्हें पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वैसे भी बढ़ती उम्र में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करने लगती हैं और सर्दी के मौसम में इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सर्दी के प्रभाव से दमा रोगी को समस्या हो सकती है, श्वसन समस्याओं का खतरा बढ़ता है, निमोनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं आर्थराइटिस रोगियों को या फिर वृद्ध लोगों में भी जोड़ों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति को हृदय रोग का खतरा होता है, हृदयघात हो सकता है, रक्तचाप का स्तर बढ़ता है, थायराइड रोगियों की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। सर्दी के मौसम में वृद्ध लोगों में ठंडी हवा में जाने पर या फिर अचानक तापमान परिवर्तन से हाइपोथर्मिया की शिकायत हो सकती है और शरीर ठंडा पड़ सकता है। इस मौसम में वृद्ध लोगों में गिरने और उसके कारण चोट या हड्डी टूटने के कई मामले भी सामने आते हैं। वहीं त्वचा की समस्याएं बढ़ती हैं, त्वचा का रूखापन देखा जाता है और कई अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बढ़ती उम्र के लोग सर्दियों में कैसे स्वस्थ रहें, ये एक बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन सही देखभाल से ऐसा संभव हो सकता है। इस मौसम में जरूरी है कि ठंड से बचाव किया जाए, अचानक कम तापमान में न जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, सही टीकाकरण हो, साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान देना जरूरी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखना संभव है। इसीलिए सर्दियों में न सिर्फ कम उम्र के लोग बल्कि वो लोग जो बढ़ती उम्र में प्रवेश कर रहे हैं या फिर जिन्हें किसी तरह की समस्या है, उनकी सेहत का ध्यान देना जरूरी है।
सावधानी रखकर और सही देखभाल से बढ़ती उम्र के लोगों में सर्दियों में होने वाली समस्याओं से बचाव हो सकता है और सर्दियों में भी उनका स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। टोटल हेल्थ DT न्यूज। राहत सईद अख्तर कहते हैं, हर एक बच्चा अदब करने लगा है, बुढ़ापा शायद मुझ पे आ गया है। बहुत से लोगों को वृद्धावस्था का एहसास तब होने लगता है जब बदलते मौसम में और ख़ास तौर पर सर्दी में वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि ऐसा पहले तो नहीं होता था। दरअसल वृद्धावस्था में भी हम बहुत सी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस अवस्था में भी न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि सर्दियों का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। कैसे, क्यों ना जाने विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर CMO फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK गौतम, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड लोकनायक एंड GB पंत हॉस्पिटल। आज का जो विषय है तकरीबन उन लोगों के लिए जो वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही उनके परिवारजनों के लिए जो उनकी सही देखभाल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता, आप ही से सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि सर्दियों का ये जो मौसम है और ख़ास तौर पर जब तापमान इतना कम है, बुजुर्गों की सेहत की अगर बात करें तो उनको सबसे पहले किस तरह प्रभावित करेगा? पहले मैं इसको ऐसे शुरू करना चाहूँगा। वृद्धावस्था अपने आप में एक स्पेशल सिचुएशन है। जैसे कि बच्चों के लिए पीडियाट्रिक मेडिसिन होती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था के लिए भी जीरियाट्रिक मेडिसिन होती है। क्या कारण है? वृद्धावस्था में हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, अंदरूनी अंग हैं, ना केवल उनकी बनावट में बल्कि उनकी फंक्शनिंग में भी असर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके धीरे धीरे जो है काम करने की क्षमता कम होती जाती है। आप देखते ही हैं जैसे कि बाल गिर जाना, बाल का सफ़ेद हो जाना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाना, दांत का गिर जाना, झुर्रियाँ आ जाना, ब्लड प्रेशर, ताप बढ़ जाना। इसी प्रकार फेफड़े में भी और इसकी संरचनाओं में भी असर होना शुरू हो जाता है। जो हमारा जो एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम होता है, इसको म्यूकोसिलरी सिस्टम कहते हैं, वो उसकी क्षमता कम होने लगती है, तो एस्पिरेशंस के और इन्फेक्शंस के खतरे बढ़ने लगते हैं। कार्टिलेज स्टिफ हो जाते हैं, सांस की नलकियाँ बढ़ जाती हैं, तो रास्ते चौड़े हो जाते हैं और इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार रिब्स की हड्डियों की स्टिफनेस की वजह से हमारी जो चेस्ट की एक्सपेंशन है वो लिमिटेड हो जाती है, एक्सकर्शन कम हो जाता है, डायफ्राम की सिचुएशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस की कैपेसिटी कम हो जाती है। समय के साथ लंग वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब के चलते हमारी क्षमता जो है शरीर की कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारा जो फेफड़ा है वो एक ऐसा अंदरूनी अंग है जो कि मौसम के हिसाब से प्रभावित जल्दी होता है। पॉल्यूशन से हम एक्सपोजर जल्दी होता है। हम हर तरह के स्मोक, इंडोर आउटडोर स्मोक, पॉल्यूशंस और जितने भी आजकल जैसे कि लोग शराब पीते हैं और उस तरह के नशा करते हैं, उन सब के इम्पैक्ट भी उस पर हो रहे होते हैं। इन्फेक्शंस भी प्रवेश करते हैं इसी रास्ते से। तो एक ये भी ऐसा है जिसके समय के साथ हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इन सब का बड़ी उम्र में आते आते धीरे धीरे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्रॉनिक लंग डिसीज बढ़ जाती है और मृत्यु का खतरा भी बढ़ता जाता है। अब उसके ऊपर ठंड के असर से ये सब चीज़ें कई गुना बढ़ जाती है। जो ये हेल्दी सीज़न माना जाता है, ये सीज़न इन लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक्यूट टेम्परेचर के ड्रॉप होने से, एक्सपोजर से इनके म्यूकोसिलरी सिस्टम एकदम इफेक्ट होते हैं। वेसोस्पैज़म यानी कि ब्लड का चलना रुकना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। समय के साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इन्फेक्शन के खतरे, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब के खतरे बढ़ जाते हैं। जो असर के साथ साथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है वो तो हो ही रही है, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है उससे हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये सब असर है। तो इन खतरों के साथ भी स्वास्थ्य कैसे बना रहे, ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे। डॉक्टर प्रसून, ये बात होती है कि वृद्धावस्था को लेकर सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग अपनी कम उम्र से ही खुद को बुढ़ापा फील करना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है
लेकिन खुद को स्वस्थ या फिर यंग समझते हैं। दिल का तो बच्चा है जी कहा जाता है। आप क्या बताना चाहेंगी, विशेषज्ञों के अनुसार कौन सी वो उम्र है या कौन सी वो लाइन है जहां से आप ये कहते हैं कि व्यक्ति ने वृद्धावस्था में प्रवेश किया और कहीं ना कहीं चेंजेस आने शुरू हुए? आपने सही कहा, जैसे कि एजिंग इज़ बेसिकली इज़ माइंड गेम, आई कैन से इट्स नॉट अ नंबर। जैसे डेवलप कंट्री इसको मानते हैं कि 65 के बाद हम इनको बोलेंगे 65 साल के बाद सीनियर सिटीजन एजिंग होना शुरू हुआ, बट एक्चुअली स्पीकिंग आप देखेंगे तो कि हम न्यूबॉर्न बेबी के बाद भी हम बोलते हैं कि 1 ईयर ओल्ड बेबी। तो एजिंग तो इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सेल का एजिंग तो पहले जन्म के बाद से ही शुरू हो रहा है, बट हाउ यू मेंटेन, आप इसको कैसे अपना फंक्शनलिटी, अपना वाइटलिटी को कैसे मेंटेन करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब हम बोलेंगे कि बुढ़ापा शुरू हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि 60 साल हो गया मतलब आप बुढ़ापे हो गया हो। किसी लोग 80 साल में भी अपने आप को ऐसे मेंटेन। सो व्हाट मैटर्स इज़ योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। ज़िंदगी भर आपने कैसे जिए, आपका दिनचर्या कैसे रहा, आपने अपना अंदर की सेल को कितना टॉर्चर किया, कितना मेंटेन किया। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम कम बोलेंगे कि पेशेंट को मतलब आदमी बुढ़ापे भी जा रहा है। ऐसे तो हम इंडिया में बोलते हैं कि 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन का शुरू हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है, तब से हमें शुरू करना है। और ऑफ कोर्स विंटर सीजन एक एरिया है जब हमें थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है जी। और जो आप कह रहे हैं कि अगर पहले से तैयारियां की जाएंगी तो बढ़ती उम्र का सफ़र आसान हो जाएगा। डॉक्टर गौतम, जाड़ों और जोड़ों का जो संबंध है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोई ना कोई समस्या बढ़ेगी और उम्र का भी ये एक मान लिया जाए फैक्टर है, तो क्या खतरा बढ़ता है, किस तरह के बदलाव आते हैं जोड़ों में और मस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए, जिससे ये समस्याएं बढ़ती हैं या इनका खतरा बढ़ता है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और हमारे ज़माने में ये कहा जाता था हमारे दादा लोगों के बारे में कि ये बुज़ुर्ग एक सर्दियाँ और काट गए। इसका मतलब ये था कि सर्दियाँ इनके लिए टफ होती हैं, चाहे वो पल्मोनरी फेफड़े के रोग से हों या हड्डी के रोग से हों। 2 या 3 चीज़ें इनमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल हैं। पहली तो यह है कि कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाना। इनकी मोबिलिटी इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रजाई में घुसे हुए बंद रहते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते, और ना ही इनको कोई सोशल सपोर्ट होती है। कई बार बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, उनको लेके नहीं जाते, उससे इनका पैर फिसल के पैर की हड्डी, कूल्हे की हड्डी टूट जाना बड़ा स्वाभाविक है और बड़ा कॉमन है। और इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड थ्रू पेल्विस एंड गोज आउट थ्रू दी पेल्विस। कहने का मतलब ये है कि पैदा भी आदमी पेल्विस के थ्रू होता है और कूल्हे की हड्डी की चोट से मौत तक हो सकती है। तो ये बड़ा कॉमन कॉज है सर्दियों में, ये सीरियसनेस का। दूसरी चीज़ गठिया, हर तरह का गठिया, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ये सर्दियों के रोगों टाइम पे बढ़ जाता है, इनकी फ्लेयर हो जाती हैं, बिकॉज मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, बिकॉज एक्टिविटी लेवल कम होने की वजह से। अगर वो रजाई में बैठे हुए हैं तो अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए वो जोड़ों को ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं, तो उससे मसल्स की लेंथ कम हो जाती है और उससे फिसलने का और हड्डी टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। और कुछ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हैं, क्योंकि जो ठंड की वजह से जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है हाथों और पैरों की, आमतौर पे इनकी सर्कुलेशन वैसे भी सेंटर के मुकाबले कम होती है, पर हाथ को अगर ठंड में एक्सपोज कर दिया जाए तो खून की गति कुछ कम हो जाने से कुछ न्यूरोपैथी और हाथ के अंदर नीला हो जाना, जैसे सर्दियों में आपने ठंडे हाथ में पानी डाला तो बिल्कुल बर्फ़ जैसा नीला हो जाना, ये एक और प्रॉब्लम है। इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, ये कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर नीरज गुप्ता, हमारे पास राहुल नेगी का देहरादून से ईमेल आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी माताजी, ये देहरादून में रहते हैं, माताजी इनकी उन्हें 1 वर्ष से खांसी की शिकायत है और उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई लाभ नहीं हुआ। इसी बात में आगे हम बात करेंगे, और वो ये कि बुजुर्गों को इस मौसम में आमतौर पर खांसी सर्दी की समस्या लगातार बनी रहती है, और फिर वो कब किसको निमोनिया हो जाता है, बहुत से लोग इसमें क्या फ़र्क समझें? जो इन्होंने बात की उसी बात से आगे बढ़ाते हैं। देहरादून में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से जो महिलाएं हैं, पहाड़ों की जो महिलाएं, वो स्मोकिंग भी करती हैं, हुक्का भी पीती हैं, और इनका चूल्हे का एक्सपोजर बहुत समय तक रहा होता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से इनके फेफड़े में ब्रोंकाइटिस की समस्या रहती है। ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को कहते हैं, जिसको व्यक्ति को 3 महीने खांसी सर्दी के दिनों में 2 साल तक अगर लगातार रहती है तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये सर्दियों में ज़्यादा होती है
और ज़्यादा होने के कारण इसका असर जो होता है वो पूरे साल बाद में रहने लगता है और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जी। अब इन्होंने कहा कि 1 साल से इन्होंने अगर खांसी रहती है, इनको दिखाने की आवश्यकता है, एक्सरे कराने की आवश्यकता है, लंग फंक्शन टेस्ट कराने की आवश्यकता है, जिससे ये मालूम पड़ पाएगा कि इनको COPD की शिकायत है कि नहीं। और जहाँ तक संबंध है बुज़ुर्गों का सर्दियों के दिनों में फेफड़े के संबंधित रोगों का, उसमें ये रहता है कि एक्यूट मैंने बताया कि ठंड लगने की वजह से निमोनिया, इन्फ्लुएंज़ा और फ्लेयरिंग अप ऑफ दी जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज है, या जो पुरानी इनकी बीमारियां रहती हैं वो भी इन मौसम में ज़्यादा होती हैं। निमोनिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात आपने कही कि सर्दी लग जाने की वजह से निमोनिया का मुख्य कारण क्या है? क्या सर्दी लग जाना, बहुत से बुजुर्गों को लगता है कि शायद हमने कपड़े पूरे उतने नहीं पहने थे जितने पहनने चाहिए, या ठंडा पानी पी लिया था, क्या इन चीज़ों से भी निमोनिया होता है? हाँ, एक्चुअली में इसमें कई तरह की स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये भी देखा गया कि ब्रीफ एक्सपोजर अगर होता है, मौसम बदलाव का जो असर होता है, अगर उसका ब्रीफ एक्सपोजर बाहर हो जाते हैं, जैसे अगर आप एक बंद कमरे में ठंडे मौसम में कहीं रह रहे हैं तो उसका इतना असर नहीं है जितना कि ठंडा और गर्म का असर होता है। यानी कि अगर गर्म में रह रहे हैं अचानक ठंडे का एक्सपोजर हो जाए तो ब्रीफ एक्सपोजर ठंड से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है तो कहते हैं कि 18% निमोनिया की शिकायत बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाने उससे पहले सुभाष पाठक हैं गुड़गांव से टेलीफोन लाइन पर। सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ जी, मैं 58 में बॉम्बे में जी अस्थमा हो गया था जी, वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया। घुटनों की भी प्रॉब्लम हो गई थी जी जी जी, और आज से 6 साल पहले मेरे को थोड़ा प्रोस्टेट भी हो गया, जो कि कैंसर नहीं था जी। मेरी मुख्य समस्या यही है जी कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं नहा नहीं पा रहा। अच्छा। मेरे को ठंडी इतनी लगती है, मैं पहुंची जाता हूँ तो मैं हाथ से जब धोली करता हूँ तो मेरी उंगलियां जो है सारी सूज जाती हैं और मैं प्रॉपरली कर नहीं पाता। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है सुभाष जी? 83। बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गौतम आप ही से शुरू करें, क्योंकि इनकी मुख्य समस्या इन्होंने बताई, चल नहीं पा रहे हैं, और बाकी जो समस्या आपने सुनी। हाँ, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, जो एक उम्र के साथ बीमारी है जिससे जोड़ धीरे धीरे उम्र के साथ घिस जाते हैं। तो आपके अगर घुटनों में दर्द है और साथ में ठंडे पानी में डालने से अगर उंगलियां भी सूज रही हैं तो इसका मतलब आपकी पेरिफेरल सर्कुलेशन, जो खून की नाड़ियां भी हैं, वो ठंड के प्रभाव में सिकुड़ जाती हैं जिससे हाथ सूज जाते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मेरे ख्याल से विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, पर अगर आप एक खड़े होकर एक्सरे करवा लें तो उससे हम इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक से ग्रेड कर सकते हैं और इसको स्टेज कर सकते हैं। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज अभी कुछ बचा है तो फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयां हैं जो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके और ठीक भी कर सकती हैं। जोड़ों में कुछ इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, पर अगर आपकी मोबिलिटी बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि आप 150 गज भी नहीं चल पा रहे, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जोड़ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि उसको रिप्लेस करके नया डालना पड़े। तो ये हम देखने के बाद ही पूरा बता सकते हैं, पर एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, उसको आप करते रहें। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये कह रहे हैं मैं नहीं चल पाता, पर इनको अपने आप को, मन को दृढ़ करके एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी और विशेषज्ञ को दिखाना। जी 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 जी। डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, ये जो बात आई कि 83 इयर्स की इनकी उम्र है और साथ में कुछ और कंडीशंस भी हो जाती हैं, जब इन समस्याओं के साथ पहले से कोई समस्या चल रही है, 2, 3, 4 बीमारियां भी हैं और सर्दी का मौसम जुड़ जाता है, तो क्या जोड़ों की समस्याएं हमने जानी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जानी है, इनके अलावा किस तरह की और समस्याएं डेली लाइफ में उस व्यक्ति को हो सकती हैं? हाँ, जैसे कि मैं उसी सुभाष पाठक जी से ही बात करूंगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो। हम जो पेशेंट देखते रहते हैं 83, मतलब जिन 40 या 45 या 50 साल में जो बीमारी आपका शुरू है, जैसे प्रेशर, शुगर या हार्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में एक्स्ट्रा ये सब कभी जोड़ों की दिक्कत हो रहा है, कभी उनके बातों से तो ये भी लगा कि ही विल हैव सम सेकेंडरी डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि जो आदमी खुद कुछ स्टेप नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, अपना दिनचर्या खुद से नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली ही विल हैव सम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। तो इसको हम एक साथ मिलके जो कोमोर्बिडिटी होता है इसको मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो मल्टी मॉर्बिडिटी सीनियर से एक स्टडी में देखा गया कि मल्टी मॉर्बिडिटी इज देयर ऑलमोस्ट इन 80% एल्डरली पीपल, स्पेशली आफ्टर 80+। तो हमें इनको जो केयर देना है मोर ऑफ अ होलिस्टिक केयर। तो इसीलिए हमारा जो डिपार्टमेंट बना है जीरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, जिसमें हम एक साथ सब कुछ एक साथ देखते हैं। ऑफ कोर्स वी टेक मल्टीपल स्पेशलिस्ट ओपिनियन ऑल्सो। जैसे इनका एस्थमा
पूरा कंट्रोल करना ज़रूरी है प्रॉबेबली, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि एस्मा कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो उनका हमें प्रॉपर तरीके में जाना है। सिमिलरली जैसे जोड़ों के लिए बात किया गया, उसको भी देखना है, साथ में उनका कार्डियोवास्कुलर कोई इशू है कि नहीं वो भी देखना है, क्योंकि ना चलने का कारण बहुत कुछ हो सकता है। इवन देयर में बी अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल, उनका बेड से उनका बाथरूम तक डिस्टेंस क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल है, वो सब हमें देखना है। तो इनका असेसमेंट थोड़ा होलिस्टिक वे में होना चाहिए। इसके साथ आपने पूछा कि और क्या क्या हमें देखना चाहिए, जैसे कि इनके जैसे जो उन्होंने कहा कि मुझे बाथरूम जाने में तो उनका हाइजीन भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। तो हाइजीन प्रॉपर नहीं लगेगा, मुंह साफ ठीक से नहीं होगा, तो देयर विल बी माइक्रो एस्पिरेशन, तो उससे भी निमोनिया होने की चांस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। देयर विल बी स्किन प्रॉब्लम, ऐसे भी उम्र के साथ साथ स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, स्किन का डिहाइड्रेशन हम कहते हैं, क्योंकि ऊपर का स्किन का जो चमड़ा है वो भी पतला हो गया, अंदर का फैट भी पतला हो गया, कोलाजन भी कम हो गया, तो स्किन का भी इन्फेक्शन का चांस उनको ज़्यादा रहेगा। तो एक साथ सब कुछ मिलके उनके ऊपर होगा अगर हम उनको होलिस्टिक वे में ना देखें। एक छोटी सी बात डॉक्टर प्रसून मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ, जो आप बता रहे हैं ये बड़ी एक नया सी तस्वीर भी प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे कई बुजुर्ग हम देखते हैं कि जो 80 या 90 वर्ष में भी बिल्कुल ठीक दिखते हैं। ये क्या कुछ लोगों के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है और कुछ के साथ कम होती है? एजिंग अगर कहें, फिजिकल एजिंग की बात करें, देखिए एजिंग का मल्टीपल फैक्टर है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर जिन। आपके मम्मी पापा का दिनचर्या भी डिपेंड करेगा कि आप जब मम्मी के गोद में थे तो तब मम्मी का क्या बिहेवियर था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसमें देखा गया कि 30% डिपेंड्स ऑन योर जिन। आपके मम्मी पापा 100 साल तक आराम से जिए तो ऑटोमेटिकली आपका चांस उसमें बढ़ता है। उसके बाद एनवायरनमेंट, जो अभी एनवायरनमेंट की बात है, उसके बाद आता है आपका लाइफस्टाइल थ्रू आउट योर लाइफ। तो डॉक्टर कलाम साहब की तरह जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 80 साल के बाद में भी अपना दिनचर्या को वैसे ही मेंटेन रखा जो उनका 8 साल में था। तो ये जरूरी है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, जैसे इस सुभाष पाठक जी के पेशेंट के एग्जांपल से, जब आपका ओवरऑल फंक्शनल लेवल एक चीज़ में आपका डाउन होता है तो धीरे धीरे बाकी चीज़ भी डाउन होता है, अनटिल अनलेस वी आर होल्डिंग इट प्रॉपरली। तो ये कंप्यूटर तो है नहीं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग है, आपका ब्रेन भी जितना जरूरी है, हार्ट भी उतना जरूरी है, अपना घुटनों भी उतना जरूरी है। जी ठीक बात है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, अब ये जो बात आई कि अगर पहले से एस्थमा था इनको, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूसरी किसी तरह की क्रॉनिक इलनेस रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है, तो इस मौसम में खास तौर पर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए वृद्ध लोगों को, और अगर उसके साथ दमा या कोई और श्वसन रोग मिल जाता है? हाँ, सुभाष पाठक जी का एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा इनको दमा रहता है और काफ़ी समय से इनको दमा रहता है। सर्दियों के दिनों में दमा के रोगियों को कुछ स्पेशल समस्या हो सकती है। एक जो वातावरण की जो हवा है वो ठंडी होती है, ड्राई होती है, जो एक नॉन ट्रिगर है। जो एज़मा के पेशेंट जब इससे एक्सपोज होते हैं तो उनको अटैक हो सकता है। दूसरा, जब ये लोग अगर सपोज मूवमेंट है इनका, अगर वॉक करने बाहर निकलते हैं, अगर इनका एक्सपोजर वातावरण के या पॉल्यूशन के, या स्मॉग आजकल ज़्यादा होता है जो कंसनट्रेट होता है इन दिनों में, उनसे एक्सपोजर होगा तो चांस एक्सपोजर भी ज़्यादा हो जाएगा और इनका खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, मैंने आपको बताया कि एक्यूट चिलिंग से जो इन्फेक्शंस है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दिनों में। और चौथा ये है कि जैसे ये लोग का मूवमेंट कम होता है, घर के अंदर रहते हैं, घर के लोग गर्म अपने आप को रखने के लिए कभी अंगीठी जलाते हैं, धुआं का एक्सपोजर हो जाता है, उससे भी वातावरण इंडोर पॉल्यूशन कभी बढ़ सकता है और इनका एक्सपोजर उनके वजह से नुकसान हो सकता है। और इसी प्रकार अब एक सर्दी में क्या है, क्लोजनेस रहती है, लोग गुट बना के रहते हैं, जिनकी वजह से आपस का इन्फेक्शन भी फैलता है। ये वल्नरेबल एज ग्रुप है, इसमें इन्फेक्शन आने से इनकी समस्या और बढ़ जाती है, निमोनिया का खतरा इसका कारण बढ़ जाता है। चौथा, पांचवा कारण ये हो सकता है कि केयर गिवर्स भी कम होते हैं। अब कुछ लोग अकेले रहते हैं, केयर गिवर्स कम होते हैं, इनको जो मेडिसिन समय पे मिलनी चाहिए शायद नहीं मिल पाएगी, इस प्रकार से उनकी मतलब ये कंपाउंड हो जाते हैं इफेक्ट्स। तो सर्दियों में ये समस्याएं रेस्पिरेटरी बढ़ने लगती हैं। जी, चर्चा मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि दमा काफ़ी कॉमन है और दमा का इन्हेलर्स वगैरह से इलाज काफ़ी अच्छी तरह संभव है। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, पूरी तरह से ठीक नहीं होती, वो बाहर कहीं अल्टरनेट मेडिसिन या देसी वैद्य हकीम वगैरह जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनके पास चले जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि अक्सर वो स्टीरॉयड की गोलियां, पाउडर उनको पीस के दे देते हैं, जिससे हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दमा तो अलग बात है, लेकिन उनकी ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दे शुड बी केयरफुल दैट दे शुड ओनली सी ए गुड डॉक्टर हु नोज अबाउट एस्थमा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी बीमारी के लिए और ख़ास तौर पर दमा रोग के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो विशेषज्ञ से ही लें और ये जान लें कि कौन सी दवा आपको दी जा रही है। फिलहाल राहुल जी हैं राजस्थान से फ़ोन लाइन पर। राहुल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए।
जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो सर्दियों में के अंदर उनके विंटर आता मौसम आता है तो उनके अंदर खांसी है, जुकाम है और नाक बहना और उनको घुटनों के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है और बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए व्यायाम क्या करना चाहिए आप बता पाएंगे? व्यायाम क्या करना चाहिए जी? उनकी उम्र कितनी है राहुल जी? 61 मैंने बताया, राजस्थान से मैं बोल रहा हूँ जी। 61 इयर्स। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, उनका भी यही सवाल है। एक तो इन्फेक्शंस का रिस्क, मान लीजिए सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, क्या करना चाहिए? और फिर एक्सरसाइजेस के बारे में भी जानेंगे। हाँ, पहली बात है अगर इनको ज़ुकाम खांसी रहता है या इनको दमा की शिकायत है तो एक एक्सपर्ट से मिलकर के अपना इलाज पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जहाँ तक संबंध है एक्सरसाइज का, आउटिंग का, बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल हम रिकमेंड करते हैं, यानी कि इनको पानी ज़्यादा मात्रा में लें, इनको आउटिंग यानी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। व्यायाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े को जिम ज्वाइन करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज़ करना ज़रूरी है। ऐसे मौसम में जहाँ पे आपका ठंड का एक्सपोजर ना हो, स्मोक का एक्सपोजर ना हो, यानी कि धूप निकलने के पश्चात आप जाएं, वॉक करें। वॉकिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। सावधानी के तौर पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि इन्फेक्शंस का रिस्क भी ज़्यादा है, एक्सपोजर भी हो सकता है, तो क्या क्या सावधानी अपनी तरफ से रखें? हाँ, ये रखें कि एक तो अपने कान कवर रखें, जब चलें तो उस समय या तो मुँह पे का कपड़ा या रुमाल या कुछ भी चीज़ ऐसे रख सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो और हवा साफ़ हो जाए। पैरों को हमेशा कवर रखें। इस उम्र में ये भी देखा गया कि ठंडे पैर होने के से भी इन्फेक्शन और रिस्क बढ़ जाते हैं, तो पैर कवर रखें और एक इवन टेम्परेचर मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहने, गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। और यही नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं कि अपना घर का वातावरण साफ़ रखें जिसमें धुआं ना हो, धूल मिट्टी ना हो ज़्यादा, और अपने आप को उनसे बचा के रखें जब भी कोई धूल मिट्टी, धुआं या स्मोक ऐसा कुछ हो जी। और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर गौतम, एक्सरसाइजेस आजकल सभी की, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी यही शिकायत है, क्योंकि मॉर्निंग एंड इवनिंग में ठंड भी ज़्यादा होती है, स्मोक भी होता है, बाहर नहीं जा सकते। घर के अंदर अगर हैं तो किस तरह की क्रियाएं करें और क्या क्रियाएं करना ज़रूरी होगा? हाँ, घर के अंदर हड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के व्यू से दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मसल्स का लचीलापन बनाए रखना ज़रूरी है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसल को खींच के उसकी लंबाई बराबर रखते हैं, योगा इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे सब मसल्स की लेंथ बराबर रहती है और स्टिफनेस कम हो जाती है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं, जो वेट्स वगैरह बांध के पैरों में मसल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जी। जो घर में भी किया जा सकता है। प्रिकॉशन के दौर पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इसमें, क्योंकि उन्होंने अपने चिंता जायज़ किया कि टीका ज़रूर लगाना चाहिए। दो तरीके के टीका होता है, एक फ्लू के लिए टीका और एक है निमोनिया के लिए टीका। फ्लू का टीका तो हर साल लगाना चाहिए हमें, क्योंकि उसका स्ट्रेन बदलते जाते हैं। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत कॉस्टली नहीं है, कम से कम बाद में दिक्कत हो तो फ्लू का टीका अगस्त महीने से नवंबर दिसंबर कभी तक लगाया जा सकते हैं। और दूसरा निमोनिया का टीका, जैसे उनका उम्र है 61, तो उनको एक तो लगा देना चाहिए अभी 60 साल के बाद, स्पेशली जिनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, उनको तो ज़रूर लगाना चाहिए। अभी तक हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में नहीं है, लेकिन लगाया जा सकता है। और 80 साल के बाद दोबारा और एक बार निमोनिया का टीका को ही रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इम्यून सिस्टम और थोड़ा डाउन हो जाता है। तो टीकाकरण जरूर होना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कहीं पे भी लगाया जा सकता है, नर्सिंग स्टाफ भी लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत बुखार आ सकती है, अदरवाइज इट इज़ वेरी सेफ। आपने कहा डॉक्टर प्रसून कि सितंबर से नवंबर तक लगाएं, अब जो है अगस्त से, हाँ अभी भी लगाया जा सकता है, हाँ अभी भी लगाया जा सकता है, तो उनको जरूर टीका लगाए। अगर हाँ जब फीवर है तब नहीं लगाना चाहिए, एक्यूट कोई इन्फेक्शन है तब नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज दोनों किल्ड वैक्सीन है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को भी लगाया जा सकता है। इसके बारे में एक रिकमेंडेशन भी है, जहाँ तक अब वैक्सीनेशन की बात उठी है तो वैक्सीनेशन के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि कहा जाता है कि 65 साल से नीचे हर व्यक्ति को आप इम्यूनाइज करने की आवश्यकता शायद नहीं भी हो, लेकिन उन लोगों को जिनको की सांस की बीमारियां हैं, सांस संबंधित रोगी हैं, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD के पेशेंट्स हैं, जिनको बार बार निमोनिया होता है, दमा है, उन व्यक्ति को इम्यूनाइज़ किया जा सकता है। लेकिन 65 साल के बाद के हर व्यक्ति को इम्यूनाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक वल्नरेबल एज ग्रुप है जिसमें कि निमोनिया के लिए वैक्सीन होती है, जिसका डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शॉट रिपीट भी कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो हर साल दी जानी चाहिए। बुज़ुर्गों के लिए लगातार हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, कोई अपनी माताजी के लिए, कोई अपने दादा के लिए, कोई अपनी दादी के लिए। मोहित सवारियाँ हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, उनकी माताजी 80 बरस की हैं, उनको सांस में बड़ी समस्या होती है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। राहुल नेगी, जिनके प्रश्न का उत्तर दिया था आपने डॉक्टर नीरज, जो देहरादून में हैं, उनकी माताजी के बारे में उन्होंने लिखा है कि मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी
खांसी जाती नहीं। बहुत से दर्शकों ने हमें लिखा है, लेकिन एक सवाल हम और लेना चाहेंगे। रिजवानुल हैं, ये इन्होंने लिखा है कि जिस पर बात नहीं हुई है कि जो यूरिन है वो बहुत बार बार आता है, बहुत देर रोक नहीं पाते और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। डॉक्टर प्रसून, हम चाहेंगे कि आप इस पर ज़रा रोशनी डालें और बताएं कि क्या करना चाहिए। दो तरह की बातें हैं, एक कॉन्फिडेंस की है और दूसरी जो बात है फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ों की। जलन एक तो उम्र के साथ साथ जो गुर्दा है इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है फॉर मेल के लिए, तो उसमें हाँ गदूद जो है, तो इसमें क्या होता है कि जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं, तो उसके लिए भी यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो ज़रूर एक बार लोकल डॉक्टर को दिखाए, एक ज़रूरत पड़ते तो अल्ट्रासाउंड करें। और दूसरा जलन की जो बात है उसको हम यूटीआई कहते हैं। छाती के इन्फेक्शन के बाद दूसरा कॉमन इन्फेक्शन एल्डरली में होता है पेशाब की इन्फेक्शन, जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जो एक एटिपिकल नेचर है वो इन्फेक्शन को यंग जनरेशन की तरह प्रेजेंट नहीं करते, हाई फीवर ऐसे नहीं होता है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिनका बार बार फ्रीक्वेंसी हो रहा है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। हाँ जरूर टेस्ट कराना चाहिए, इनके यूरिन कल्चर करना चाहिए और यूरिन का कल्चर करने के बाद अकॉर्डिंगली रूटीन यूरिन दोनों और उनके ऊपर उनके हिसाब से एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली देना चाहिए। प्लस हाइजीन एक बड़ा इशू है, बाथरूम में जाके ठीक से बाथरूम साफ रखे, पेशाब करने के बाद पानी से साफ करें। ठीक है। और तीसरी बात में बार बार ये चीज़ हमारा डिस्कशन हो रहा है, सांस की बीमारी, सांस फूलना मतलब जरूरी नहीं है कि दिस इज ओनली रिलेटेड टू लंग। तो हम कार्डियोवास्कुलर कॉज को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि विंटर में जो होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है हमारा वेसल्स, इसलिए प्रेशर का भी थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है। इस टाइम में प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता है, कार्डियक रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक भी इस टाइम में बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिए। आपने पुरुषों की बात की, आपने बताया कि प्रोस्टेट बढ़ जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। महिलाओं में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो क्या कहेंगे? महिला में तो पहले हमें इन्फेक्शन रूल आउट करना चाहिए। दूसरा उनका भी पेल्विक मसल जो है, जिनका बच्चादानी का भी मसल थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसके कारण भी, और उनका यूरेथ्रा मतलब जहाँ से हमारा पेशाब निकलता है वो नली भी थोड़ा साइज का शॉर्ट होता है, तो उन फीमेल आर मोर प्रोन फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन देन मेल। तो उनको तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान मेनली हाइजीन, साफ सुथरा रखना है, बाकी ज्यादा पानी पीना है, और थोड़ा बहुत भी जलन हो तो तुरंत लोकल डॉक्टर को दिखा के यूरिन रूटीन और कल्चर कराएं। ठीक है जी। इसके बारे में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और पेशाब की प्रॉब्लम है, मैं ऐसे अस्पताल में काम करता हूँ जहाँ हमारे पास 150 के करीब ऑर्थोपेडिक किसी भी टाइम पे एडमिटेड रहते हैं। उनमें 25 से 30% कूल्हे के फ्रैक्चर से होते हैं जी। और अगर उनकी हिस्ट्री ध्यान से ली जाए कि आपको हुआ कैसे, वो कह रहे जी रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता था और कोई सपोर्ट नहीं थी उस टाइम पे, बाथरूम में गिर के ही ये फ्रैक्चर कॉमनेस्ट होता है। तो जब उसका कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनडायरेक्टली ये ऑर्थोपेडिक से भी। हमने समस्याएं तो बहुत सारी जान ली हैं विशेषज्ञों से, अब ये भी ज़रूर जानेंगे इन समस्याओं का निदान कैसे हो, इनका इलाज कैसे हो और सावधानी क्या बरतनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सर्दियों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की कैसे करें देखभाल, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। और डॉक्टर प्रसून, एक हमारे पास हमारे एक दर्शक हैं सुरेश जैन, उनका ईमेल आया है। उन्होंने आप ही को एड्रेस करते हुए बात लिखी है कि आपने भी जो जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट की बात की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, कि वहाँ पर जैसे बात हुई थी सुभाष पाठक जी के हवाले से कि उन जैसे व्यक्ति जो भी हों जिनको समस्या हो उनको वहाँ लाया जाए, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि समस्या तो ये है कि 80 और 85 और 86 की उम्र ऐसी होती है कि मान लीजिए पेशेंट जो है इमोबाइल है, उसको ठीक से दिख भी नहीं रहा, ज़्यादातर वो बेड में लेटा रहता है, दर्द में रहता है, वो वहाँ आएगा, पहुँचेगा कैसे और फिर आप तक पहुँच के सलाह कैसे लेगा, मदद कैसे मिलेगी उसको? नहीं, हमारा जो ये सही बात है, 85-90 ईयर्स लोगों को लाना मुश्किल है, इसीलिए विदेश में मैक्सिमम एल्डरली, स्पेशली इनको हम वेरी एल्डरली कहते हैं, 80 प्लस लोगों को मेनली होम बेस्ड केयर दिया जाता है, बट विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अभी हमारे देश में। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का प्रोसेस वो बहुत स्मूथ है, हमारा कोई वेटिंग नहीं है, एवरीडे ऑलमोस्ट 120 पेशेंट आते हैं, तो कोई भी पेशेंट आए अपना रजिस्ट्री नीचे से उनका कोई अटेंडेंट कर ले तो स्मूथ एंट्री है। इवन इफ इज़ वेरी एल्डरली, क्योंकि ये चौथी फ्लोर में उनको आने में दिक्कत है, तो सीधे हमारा वार्ड ग्राउंड फ्लोर में है, न्यू प्राइवेट, वहाँ पे आ सकते हैं। रही बात मल्टी मॉर्बिडिटी, और इनको हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम कहते हैं, जैसे गिर जाना, भूलना, डिप्रेशन, दिखना कम, ये सब मिलके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो ये तो प्रॉब्लम होगी उनको। तो हम सबको बोलते हैं कि आप एक बार आ जाओ, हम आपको पूरा सर्विसिंग कर देंगे। तो उसमें वी टेक ऑफ कोर्स मल्टीपल डिसिप्लिनरी हेल्प, और वी डू
अगर पेशेंट हमें ना भी बोले तो सीनियर सिटीजन को जो भी हम ये मैसेज सबको देना है, जो भी सीनियर सिटीजन को देख रहे हैं उनका केयर शुड बी फ्रॉम हेड टू फुट। अगर फ्रैक्चर के लिए भी आए तो भी उनका विजन देखना चाहिए। ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि एक बार ले आना बहुत जरूरी होगा ताकि उनको पूरी तरह से देख लिया जाए। जी डॉक्टर नीरज गुप्ता, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का जिक्र जब भी आता है तो अक्सर जो वृद्ध लोग होते हैं उसमें ये मार्जिन ड्रॉ करना कि यहाँ तक तो नॉर्मल था या यहाँ तक अपनी मेडिकेशन अगर कुछ ले रहे थे तो ठीक है, लेकिन अब स्थिति कुछ बिगड़ रही है, कौन से मार्कर्स या रेड फ्लैग्स हों जिससे परिवार वाले या वो व्यक्ति समझ जाए कि चिंता का विषय है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। डॉक्टर प्रसून ने बोला था कि इस उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है कि ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम या साइन नॉर्मल आदमी में देखने को मिलते हैं वैसे ही इनको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जिनको अचानक कुछ इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएँ तो तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। उनमें से एक प्रमुख है जैसे कि वो व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, उसकी इनकोहेरेंट है, उसकी बात समझने में कठिनाई हो रही है, या व्यक्ति अचानक गिरने लगता है, उसका बैलेंस चेंज हो जाता है, या व्यक्ति जिनका अचानक सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले जितना सांस नहीं फूल रहा था वो सांस फूलना शुरू हो जाता है। उनको ज़रूरी नहीं कि उनको हाई टेम्परेचर हो, उनको ज़रूरी नहीं कि जैसे कि निमोनिया के जो अमूमन सिम्टम होते हैं कि ठंड लग के बुखार होना, खांसी होना, छाती में दर्द होना, बलगम आना, लाल बलगम आना, सांस फूल जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सब हो। उनको बहुत माइल्ड सिम्टम भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें जरा सा भी कुछ हटके चेंज होता है, इनको तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, इनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। जी, इसमें से और एक दो पॉइंट हम जोड़ेंगे। जैसे लोगों को सडनली होता है कि पहले से भूख बहुत कम लगने लगा, तो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ कि अंदर कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ बावल हैबिट, कि रेगुलर मोशन हो रहा था, सडनली हमारा मोशन में डिस्टर्ब। ऐसे नहीं है कि किसी का तो बोलते हैं कि क्योंकि एजिंग के साथ इटसेल्फ जो हमारा फूड पाइप है उसका मूवमेंट कम हो जाता है, तो थोड़ा मूवमेंट तो कम होगा, उसको आप कॉन्स्टिपेशन ना समझे और ज़्यादा से ज़्यादा गोली ना ले। हमारा बाहर की मोबिलिटी के साथ फूड पाइप का मोबिलिटी का संबंध है, लेकिन किसी का एक्यूट ऑनसेट हुआ है तो उसमें ध्यान देना चाहिए। और जनरलाइज स्लोनेस भी एक प्रॉब्लम है जो हम नज़रअंदाज ना करें, जिसको हम बाद में फ्रेलिटी कहते हैं। मतलब मेरा चलने का जो गति था पहले उससे अभी कम हो गया, मेरा काम करने का, मेरा ब्रेन का जो प्रोसेस था, जो मैं जितना जल्दी सोच सकता था, जितना जल्दी कुछ लेके आउटपुट दे सकता था, वो कम हो गया। तो इनको भी आप नज़रअंदाज ना करिए और उनको दिखाना चाहिए। क्रॉनिक मतलब 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा किसी को लोनलीनेस भी हो रहा है, बात कम कर रहा है, लोगों से नहाना कम कर दिए, तो उनको भी एक डिप्रेशन का सिम्टम माना जाता है। इसी के साथ एक छोटी सी बात और बता दीजिए, अगर बुजुर्गों में, क्योंकि वो खाना भी कम कर देते हैं, अगर वजन किसी का कम हो रहा हो, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली वजन कम करना 2 तरीके से होता है। एक होता है वॉलंटरीली, प्रयास करके हम वजन घटा रहे हैं, दूसरा है इनवॉलंटरी वेट लॉस। हमारे देश में 2-3 कारण है, एक टीबी, दूसरा कैंसर। तो टीबी या कैंसर को रूल आउट करना सबसे पहले जरूरी है। किसी का अगर अनइंटेंशनल मतलब प्रयास करे बगैर वेट लॉस हो रहा है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये भी कैसा एक साइन होगा, एक संकेत होगा। डॉक्टर गौतम, आपसे हम चाहेंगे, जिन बातों के बारे में आज आपने चर्चा की, बुजुर्गों को किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, ताकि उन्हें जो आप हिप फ्रैक्चर वगैरह की बात कर रहे थे उनसे हम बिल्कुल उनको मुक्त कर दें इससे। हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने चाइल्ड प्रूफिंग ऑफ हाउस के बारे में सुना होगा। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम बिजली की सॉकेट वगैरह ऐसी लगाना चाहते हैं कि उसमें उंगली न डाल दें, पर इसके लिए एक एडल्ट प्रूफिंग है जो बूढ़े लोगों के लिए फ्रेंडली घर को बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। उसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो अगर उनके रहने का कमरा थोड़ा सा बड़ा हो, जिनके उनको थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह मिल जाए, ये नहीं कि बिस्तर से उतरते ही दीवार से टकरा जाएँ, उसमें इम्बैलेंस होकर गिर के फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा, इनको वॉकिंग एड्स देनी चाहिए, पर्टिकुलरली रात के टाइम अगर इनको यूरिन पास करने के लिए उठना हो। और जो हमारी WCs हैं, टॉयलेट्स हैं, उनके साथ कुछ साइड सपोर्ट्स अगर लगा दी जाएँ, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसको पकड़ के उठें तो इनको गिरने का खतरा कम हो जाता है। और एक लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जो हमारी WCs हैं उनकी हाइट 12 से 14 इंच के करीब होती है ज़मीन के लेवल से, पर जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, हिप के अराउंड वीकनेस हो, उनको हम चाहते हैं कि 18 से 20 इंच के करीब सीट की हाइट बढ़ा दी जाए। इसको किसी बाहर की कंपनीज़ को बुलवा के भी उसके ऊपर ये अटैचमेंट भी लगा देते हैं। उससे क्या कि उठने में आसानी होगी और उसमें गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है और हड्डी टूटने का खतरा
ज़रा कम हो जाता है। जी, और वो लोग जो सुबह सैर पर जाते हैं या अंधेरे में चलने जाए या स्नोफॉल हुई है तो बाहर निकल गए, अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या सावधानी रखें? बाहर जाते टाइम, स्नोफॉल के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, अनलेस शूज़ बड़े स्पेशल हों जिसमें ग्रिप अच्छी हो, नहीं तो फिसल के एकदम हड्डी टूटने का खतरा होता है। और एक, अगर शरीर को गर्मी देनी है तो कई लोगों ने मेरे से पहले भी ये क्वेश्चन पूछा अपनी ओपीडीज में कि हम क्या फायर प्लेस के पास बैठ सकते हैं। तो इसमें सर्दियों में क्या होता है कि एक वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, खून की नाड़ियाँ बिल्कुल सिकुड़ी हुई होती हैं। अगर इनको सडनली फायर प्लेस के पास बिठा दिया जाए तो एकदम से वो नाड़ियाँ डायलेट हो जाएंगी और इनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस इंस्टेबिलिटी से इनको चक्कर या सिनकोप टाइप का हो सकता है। तो इनके लिए ग्रेजुअल वार्मिंग करना ज़रूरी है, ना कि सडनली इनकी बॉडी को कुछ ऐसी एक्सपोज कर दिया जाए जिससे एकदम वेसोडाइलेशन हो जाए। जी, और चलने के लिए शायद वॉकिंग स्टिक्स का इस्तेमाल भी आसान, वॉकिंग स्टिक्स एंड वॉकिंग एड्स, वॉकर वगैरह, ये सब ज़रूरी है। डॉक्टर प्रसून, ये जो बात आई है कि हीटिंग मैकेनिज्म वाली बात की, अगर गर्मी देनी है, बहुत लोगों में ये देखा गया, वृद्ध लोगों में, कि शरीर ठंडा पड़ने लगा या हाइपोथर्मिया जिसे हम कहते हैं, इस पर हमने चर्चा नहीं की है। क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? तो नहीं, अगर एक तो सीनियर सिटीजन के लिए दोनों ही खराबी है कि टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, क्योंकि हम एडल्ट के लिए वो नहीं सोचते, स्पेशली विंटर सीजन में। एक तो हम इसका, क्योंकि होम एनवायरनमेंट की बात हो रहा था, एक चीज़ बताओ, घर में बहुत कारपेट रखने का स्टाइल है आजकल, तो एक तो रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है, दैट इज़ एलर्जन पैदा करते हैं। दूसरा, कारपेट शुड बी एंड टू एंड। अगर कारपेट एंड टू एंड नहीं होता तो वो गिरने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है इन सीनियर चलने का। दूसरा, ठंडा कम करने के लिए लेयर में हमें ड्रेस पहनना चाहिए सीनियर सिटीजन को। एक लेयर का मोटा ड्रेस पहनने से बेहतर है कि हम 2 लेयर का, स्पेशली कॉटन का जो बना है, जो एयर थोड़ा हल्का, मतलब गर्मी थोड़ा अंदर रखेंगे। तीसरा, अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोथर्मिया इटसेल्फ इज ए कॉज ऑफ मेजर मॉर्टेलिटी। उनको आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। इट विल कॉज सडन वेसोकंस्ट्रिक्शन, कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है, तो इट इज़ एन इमरजेंसी, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर नीलेश, आप भी कुछ ऐसे सुझाव देना चाहेंगे इसमें? मैं, हाँ, यही बिल्कुल बात सही है कि एक तो क्लटरिंग जितनी है वो कम से कम होनी चाहिए, ओपन स्पेसेस ज़्यादा हो, सामान बिखरा ना हो, बड़े बड़े कारपेट्स जो लोग मैट्स रख देते हैं उसमें अक्सर उलझ के गिर जाते हैं, टेबल के एजेस पर लग के गिर जाते हैं, क्योंकि इनको जाना पड़ता है। वॉकिंग स्टिक बहुत आवश्यक है। टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, कोई ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, पूरा कमरे में एक इवन टेम्परेचर मेंटेन करे और ह्यूमिडिटी मेंटेन करे, उससे भी बहुत ज़रूरी है। तो टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाए जिससे स्वास्थ्य समस्याएं न हो। कुछ और बातें जानेंगे विशेषज्ञों से कि कैसे हो सकती है स्वास्थ्य की सही देखभाल, इसके विषय में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊं? अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ए ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। वैल्वोलिन अनस्टॉपेबल, मैं अनस्टॉपेबल। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम सर्दियों में बुजुर्गों की देखभाल कैसे हो इस पर कर रहे हैं चर्चा, और यह समय है टोटल हेल्थ में सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 657 में हमने आपसे पूछा था कि आर्थराइटिस रोग के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन ए, सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही परेशान करता है आर्थराइटिस रोग, ये गलत धारणा है।
कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए बुजुर्ग लोगों को इनमें से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, साफ सफाई का ध्यान रखना। ऑप्शन बी, पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े पहनना। ऑप्शन सी, तापमान परिवर्तन से बचाव। ऑप्शन डी, शारीरिक सक्रियता बनाए रखना और सही पोषण लेना। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 657 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर गौतम से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर गौतम, कौन बने हैं इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर, आप उनका नाम बताएं। ये हैं उमा, महावीर एनक्लेव दिल्ली से। उमा जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर प्रसून आपको, सर्दियों का असर बुजुर्गों पर ही सबसे ज्यादा होता है। सही है जी। डॉक्टर नीरज गुप्ता, वृद्ध व्यक्तियों में श्वसन समस्याएं सर्दियों में क्यों बढ़ती हैं? ठंडी हवा की वजह से जो इसे इन्फेक्शन और निमोनिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी कम होने की वजह से, खाने पीने की जो रख रखाव या देख ना करने की वजह से, और मूवमेंट कम होने की वजह से समस्या ज़्यादा होती है। डॉक्टर गौतम, जाड़ों में कौन सी समस्याएं बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा होती हैं? एक तो फ्रैक्चर होने का और दूसरा गठिए का रोग बढ़ जाने का। इसका कारण ये है कि एक जेलिंग फिनोमिनन जैसे होती है। गर्मियों के मौसम में मसल थोड़े लचीले रहते हैं और ठंड में थोड़े सिकुड़ के टाइट हो जाते हैं, तो अनलेस उनको एक्सरसाइज करके लेंथ और स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जाए, इनके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर प्रसून, वृद्धावस्था और साथ में सर्दी का मौसम में ऐसे में उदासी, डिप्रेशन या फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे सैड कहते हैं, ये होना लाजमी है? ज़रूर, ये ज़्यादा होती है क्योंकि मूवमेंट भी एक कारण है। मूवमेंट भी कम हो जाता है, ग्लूमी वेदर है, बाहर जाना भी कम होता है, तो इसके सब कुछ मिलके, साथ में मल्टीमॉर्बिडिटी है, मिलके उनको सेकेंडरी डिप्रेशन एक होती है। डॉक्टर नीरज जी, बुजुर्गों में इस मौसम में निमोनिया होता है, हाइपोथर्मिया यानी ठंडा पड़ जाना, वो नहीं होता? नहीं, ये बात गलत है। हाइपोथर्मिया की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी क्षमता वैसे ही कम हो जाती है, और हाइपोथर्मिया की वजह से निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर गौतम, जोड़ों की समस्याएं बढ़ने का इस मौसम में कारण क्या होता है? बढ़ती उम्र या ठंडे मौसम का प्रभाव? ठंडे मौसम का प्रभाव और कुछ हद तक बढ़ती उम्र भी। बढ़ती उम्र में अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे तो उम्र का असर को कम किया जा सकता है। डॉक्टर प्रसून, अगर हम त्वचा की समस्याओं की बात करें तो इस मौसम में कौन सी समस्याएं बुजुर्गों को ज़्यादा होंगी? ड्राइनेस तो उनका ऑलरेडी है ही, तो और जिनका एक्जिमा है वो फ्लेयर अप होता है, तो इनके लिए एक सजेशन ये है कि नहाने के बाद एक लोशन लगाइए, लिक्विड पैराफिन हो या नारियल तेल हो या एलोवेरा का जेल आता है, ये कोई लोशन जरूर लगाइए नहाने के बाद। डॉक्टर नीरज, वृद्ध व्यक्ति में निमोनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि इनके लक्षण क्लासिकल हों, जिसमें फीवर, हाई फीवर हो, चेस्ट पेन हो, कफ हो, स्पूटम हो, ब्रेथलेस हो, ये ज़रूरी नहीं। इनमें बहुत माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा हो, अचानक ब्रेथलेसनेस हो सकती है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, इनकोहेरेंस हो सकती है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, और भूख कम हो सकती है, ये भी लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर गौतम, इस मौसम में बुजुर्ग जितना आराम करेंगे सर्दियों में, उनके जोड़ उतने ही ज़्यादा ठीक रहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आराम करने से नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं है। डॉक्टर प्रसून, सर्दियों में चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन किया जाए तो गर्म भी रहेगा शरीर और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा? नहीं, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉफ़ी थोड़ा बहुत पी सकते हैं, बट इसमें ये इनका डायरेटिक प्रॉपर्टी है, तो बार बार पेशाब जाने पड़ेगा और उसके कॉम्प्लिकेशन होगी। इसमें और एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, लोग बोलते हैं कि इस टाइम में स्मोकिंग करने से भी गर्म रह सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्मोकिंग डेफिनेटली इन एनी फॉर्म वी शुड स्टॉप। डॉक्टर नीरज जी, बुजुर्ग इस मौसम में सैर के लिए कब जाएं? सुबह कोहरा है, शाम को अंधेरा हो जाता है, कब जाएं? देखिए, अब सनराइज़ तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर धूप है, मौसम साफ लगे, तभी आप वॉक करने जाएं। डेफिनेटली जिस समय स्मॉग है, जिस समय बहुत ज़्यादा फॉग है, उस समय बिल्कुल ना जाएं। ठीक।
डॉक्टर गौतम, अगर बाहर जाना संभव न हो मौसम के कारण, तो घर में अपनी सक्रियता कैसे बनाए रखें? घर के अंदर योग और प्राणायाम से अपनी सक्रियता को बनाए रखा जा सकता है। डॉक्टर प्रसून, सर्दियों में रोज नहाने की जरूरत नहीं होती बुजुर्गों को? नहीं, नहाना तो चाहिए और हल्का ल्यूक वार्म वाटर मिल जाए तो उसमें करना चाहिए, क्योंकि हाइजीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और नहाने से हमें एक फ्रेश भी फीलिंग होता है, तो नहाना जरूर चाहिए। डॉक्टर नीरज, कमरा गर्म रखने के लिए हीटर, ब्लोअर या अंगीठी में से क्या उपयोगी है? अंगीठी तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हीटर रेडिएशन, आजकल तो कई तरह के हीटर उपलब्ध हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जा सकता है, बट इतना ज़रूर है कि कमरा तापमान मेंटेन, इवन टेम्परेचर मेंटेन कीजिए और इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन कीजिए, चाहे एक बाल्टी या पानी रख लीजिए अंदर। डॉक्टर गौतम, हाथ पैरों की अगर उंगलियां नीली पड़ने लगें ठंड से, तो क्या करें और क्या समझें? पहले तो इससे बचा जाए, बिकॉज बचने के लिए हाथों में ग्लव्स पहने जा सकते हैं, जिससे सडन एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर ना हो। और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो, जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमेनन वगैरह कहते हैं, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जिससे खून की सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। जी। डॉक्टर प्रसून, अगर शरीर ठंडा पड़ने लगे किसी वृद्ध व्यक्ति का, तो तुरंत क्या किया जाए? उनको तुरंत पहले पूरा कवर करें, जैसे बच्चे को हम करते हैं, पूरा कवर करें आँख और नाक छोड़ के, और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। डॉक्टर नीरज, अगर मन उदास हो जाए जी तो क्या किया जाए? बुजुर्गों की बात हो रही है। जी, एक्चुअली उदासी इस उम्र में अकेलेपन के कारण होती है, तो जितने लोग उनके साथ में रहें, बात करें उनके साथ में, तो तभी उदासी ठीक हो सकती है। जी, अगर जोड़ में दर्द या जकड़न की समस्या है डॉक्टर गौतम, तो क्या करें? अगर दर्द ज़्यादा तेज है तो उस टाइम पे हम रेस्ट ही रिकमेंड करते हैं। थोड़ा सा दर्द जब कम हो जाए तब हीट और एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर प्रसून, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बुजुर्ग कैसे बढ़ाएं और अपने खान पान में क्या ध्यान रखें? जरूर, खान पान में इस टाइम में हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, बट फूड्स वुड बी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, क्योंकि इनको लार्ज मील लेना मुश्किल है, तो कम लीजिए, बार बार लीजिए, एडिक्वेट पानी पीजिए, प्रोटीन उसमें ज़रूर रखिए। और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना तो एक लाइफ कोर्स है, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स रखिए, उसमें दूध जो पी सकते हैं पीजिए, और धूप में ज़रूर एक बार एक्सपोजर लीजिए, क्योंकि हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत है, उसमें भी बढ़ेगा। और एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, घर में आप अपना हाथ के मसल को 2 बार ऐसे हिलाएंगे तो भी वो एक्सरसाइज होता है। जी। डॉक्टर नीरज गुप्ता, श्वसन समस्याओं और संक्रमण से बचाव के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है, इस उम्र में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, और एक्सपोजर की वजह से पुरानी फेफड़े की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे समय में आवश्यक है कि ठंड का प्रकोप से बचने के लिए आप अपना प्रिकॉशन रखें कि ठंडी हवा से संपर्क ना हो, खान पीन का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं, स्पेशली गर्म पानी पिएं, अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं, समय समय पे वैक्सीनेशन कराते रहेंगे तो आपकी प्रिवेंशन रहेगी, बीमारी कम उठेगी। डॉक्टर गौतम, 2 तरह की बात इसमें, एक तो ये है कि वो बुजुर्ग जिन्हें जोड़ों की समस्या नहीं है, तो वो भविष्य में ना हो ये समस्या, कैसे बचें, और जिनको है उनको क्या ध्यान रखना है? जिनको ये समस्या नहीं है वो अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें और अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, तो जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। तो जिनको है, आई थिंक उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्सरसाइज, हीट वगैरह। जी। और अब चलते चलते आपसे संदेश भी ले लें, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर प्रसून हमारे व्यूअर्स को? नहीं, जो यूजुअल लाइफस्टाइल है उसको आप बरकरार रखिए, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, डाइट पे ध्यान दीजिए, हाइजीन पे मेंटेन रखिए, कैल्शियम विटामिन डी जरूर खाइए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज कम हो रहा है तो हड्डी वीक हो जाएगी, और टीका जरूर करिए, लीजिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना हेड का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें, अपना बॉडी हीट का ध्यान रखें, अपना वैक्सीनेशन कराएं और समय पे अपनी दवाई जरूर लें। डॉक्टर गौतम? सनशाइन, कैल्शियम, विटामिन डी, और अपने जो पुराने लोग हैं जिनके साथ आप रहे हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखने से भी मन अच्छा रहता है और इनको जीने की इच्छा जागृत होती है। जी, तो बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। बहुत ज़रूरी है कि ये चाहत मन में रहे कि हमें स्वस्थ रहना है और उसके लिए प्रयास निरंतर करते रहें। तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखिए, जिससे जाड़ों के मौसम में ये ना कहना पड़े कि अब ये जाड़ा कैसे कटेगा और कैसे बचा जाएगा इन स्वास्थ्य समस्याओं से। बुजुर्गों से ही इस दुनिया में, समाज में और परिवार में खुशियां हैं, मुश्किलें कम हैं और संतुलन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुसीबत की धूप में राहत का साया है हमारे बुजुर्ग।
बुजुर्गों के बारे में एक बहुत खूबसूरत शेर है मुनव्वर राना, उससे हम अपनी बात खत्म करेंगे। वो ये कहते हैं, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।